नमस्कार, आप देख रहे हैं हकीकत क्या है। मैं हूं सौरभ शर्मा। बहुत स्वागत आप सभी का। जंतर मंतर को लेकर आज एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। बहुत बड़ी बात पता चली। दुनिया की सबसे बड़ी सोशल मीडिया कंपनी को माफी मांगनी पड़ी है। मार्क जकरबर्ग, ये नाम आपने सुना होगा। व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, इन सब के मालिक हैं जकरबर्ग। इनकी कंपनी है मेटा और आज मेटा ने अपनी गलती मानी। मेटा ने सरकार के सामने कहा कि हां, पैसे लेकर के कुछ गैर कानूनी पोस्ट वायरल कराए गए, बहुत सारा पैसा लेकर के पेड प्रमोशन किया गया, एक खास ग्रुप के लोगों को टारगेट करके कुछ खास पोस्ट भेजे गए। मतलब जंतर मंतर का प्रोटेस्ट एक बड़ा प्रयोग हो सकता है। इसे बढ़ाने के लिए, फैलाने के लिए पैसे पंप किए गए। इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप का इस्तेमाल किया गया। अब इतना पैसा आया कहां से, किसने लगाया? क्या इसके असली मास्टरमाइंड कॉकरोच जनता पार्टी वाले नहीं, कोई पॉलिटिकल पार्टी वाले हैं? जंतर मंतर का मोर्चा खत्म हो चुका है, लेकिन पॉलिटिकल पार्टी अपना मोर्चा अब संसद के अंदर लगा चुकी हैं। पार्लियामेंट से आई आज की पिक्चर्स देखिए। जंतर मंतर के पीछे के एक्सपेरिमेंट का असली सेंटिमेंट आप समझ जाएंगे। 5 अगस्त को मोदी सरकार पर हुए 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 सीरियल अटैक्स। संसद के भीतर, संसद के बाहर मोदी के सियासी दुश्मनों ने दिखाए कैसे कैसे तेवर। संसद के भीतर मोदी विरोधी पोस्टर कौन लेकर आ रहा है? 17 दिन में पहली बार किस पोस्टर वाले सांसद का चेहरा कैमरे पर दिखा है? लोकसभा के भीतर विपक्षी सांसदों के हाथों में मोदी विरोधी पोस्टर कौन पकड़ा रहा है? आज पता चल गया है। कैमरे ने सब पकड़ लिया है। संसद के बाहर राहुल के हाथों में जो पोस्टर है, वो पोस्टर कैसे आया? राहुल के हाथ में ये पोस्टर किसने पकड़ाया? आज इसका खुलासा भी हो गया है। किस दिन मोदी और शाह के खिलाफ कौन सा पोस्टर लहराना है, राहुल ये कैसे डिसाइड करते हैं, आज ये भी पता चल गया। जब मोदी के सारे दुश्मन संसद भवन के बाहर खड़े होते हैं, तो किसके आने का वेट कर रहे होते हैं? किसके इंतजार में टकटकी लगाए दाएं बाएं देखते रहते हैं? मोदी के जितने विरोधी संसद पहुंचते हैं, खाली हाथ पहुंचते हैं, किसी के हाथ में पोस्टर नहीं होता। फिर अचानक उन सबके लिए बैनर पोस्टर कहां से आता है, कौन लेकर आता है? आज ये भी कैमरे पर दिख गया। आज अचानक ऐसा क्या हुआ कि अखिलेश की पार्टी के ज्यादातर सांसद लाल टोपी में नहीं, लाल कैप में नजर आए। लाल कैप पहनकर समाजवादी पार्टी क्या करना चाह रही है, किस पर सियासी डोरे डाल रही है? नरेंद्र मोदी पर, अमित शाह पर 5 अगस्त को सीरियल अटैक हुए। क्या क्या हुआ, यह समझने के लिए बहुत गौर से अलग अलग पोस्टर्स पर लिखे शब्द पढ़िए। अटैक नंबर 1, प्रियंका और कांग्रेस के सांसदों के हाथ में अमित शाह वाला पोस्टर। अटैक नंबर 2, डिंपल यादव के हाथ में चढ़ावा चोरी वाला पोस्टर। अटैक नंबर 3, जेकेएनसी का रिस्टोर फुल स्टेट हुड वाला पोस्टर। अटैक नंबर 4, कांग्रेस का पेपर चोर, चंदा चोर, वोट चोर वाला बैनर पोस्टर। 5 अगस्त को प्रेरणा स्थल के गांधी स्टैच्यू से संसद भवन के मकर द्वार तक नरेंद्र मोदी सरकार पर लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही शुरू होने से आधे घंटे पहले सीरियल अटैक की ये पटकथा कैसे लिखी गई, इसके बाद संसद के दोनों सदनों में क्या हुआ, मिनट टू मिनट की डिटेल फ्रेम बाय फ्रेम आपको दिखाते हैं। फ्रेम नंबर 1 देखिए। विपक्ष के कुछ सांसदों के साथ प्रियंका गांधी खड़ी हैं। एक एक करके सांसदों का आना शुरू होता है। शुरुआत में सबके बीच नॉर्मल बातचीत होती है। अभी तक इस फ्रेम में राहुल की एंट्री नहीं हुई है। अब इसी लोकेशन का फ्रेम नंबर 2 देखिए। प्रियंका गांधी, प्रमोद तिवारी, पवन खेड़ा, ममता बनर्जी के सांसद और लेफ्ट के सांसद टकटकी लगाए किसी के आने का वेट करते नजर आते हैं। मोदी पर सीरियल अटैक का सिलसिला उसी सांसद के आने के बाद शुरू होने वाला था। इसके बाद फ्रेम में एंट्री होती है राहुल गांधी की। राहुल गाड़ी से नीचे उतरते हैं और बिना किसी सवाल केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो
हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। सवाल का जवाब दिए बगैर सीधे सांसदों के बीच पहुंच जाते हैं। महुआ, मोइत्रा और बाकी सांसदों से बात करने लगते हैं। एक और चीज नोट कीजिए, अब तक किसी के हाथ में कोई बैनर पोस्टर नहीं है। इसके बाद फ्रेम में एंट्री होती है सबको पोस्टर बांटने वाले सांसदों की। कुछ महिला और पुरुष सांसद पोस्टर लेकर आते हैं और बांटना शुरू कर देते हैं। पोस्टर बांटने वालों में कांग्रेस सांसद नसीर हुसैन होते हैं और एक महिला सांसद होती हैं जो सबके पास जाकर हाथों में पोस्टर पकड़ाती हैं। नोट कीजिए, राहुल अभी भी खड़े हैं, उनके हाथ में कोई पोस्टर नहीं है। इसके बाद सबसे दिलचस्प फ्रेम दिखाई देता है। राहुल लाल रंग के एक पोस्टर को चेक करते हैं और हाथों से इशारा करके कहते हैं कि हाँ, ये पोस्टर ठीक है। दूसरे एंगल से राहुल का वही फ्रेम देखिए, कैसे राहुल खुद आगे आकर झुक कर वो पोस्टर चेक करते हैं। इसके बाद गांधी स्टैच्यू के नीचे विपक्ष की एंटी मोदी कोरियोग्राफी शुरू होती है। अब की बार राहुल के हाथ में वही लाल रंग वाला पोस्टर होता है और पहले उसे अपनी ओर करके चेक करते हैं, फिर कैमरे के सामने दिखाते हैं, पीछे मुड़कर प्रियंका को आगे आने का इशारा करते हैं। फिर जैसे ही फ्रेम में कांग्रेस अध्यक्ष की एंट्री होती है, राहुल वो लाल रंग वाला पोस्टर उनकी ओर बढ़ाते हैं। कुछ सेकंड्स के लिए खरगे पोस्टर्स देखते हैं और इसके बाद राहुल मुस्कुराते हैं। इसके अगले फ्रेम में मल्लिकार्जुन खड़गे राहुल को पास बुलाकर उनके कान में कुछ कहते हैं। आगे क्या करना है ये बताते हैं। तय स्क्रिप्ट के तहत राहुल लाल रंग वाला वो पोस्टर खड़गे के हाथ में पकड़ाते हैं और हाथों से इशारा करके कहते हैं कि पोस्टर को ऊपर उठाइए, कैमरे पर दिखाइए। इस दौरान कांग्रेस अध्यक्ष उंगली से इशारा करके सामने खड़े सांसदों को कुछ कहते हुए नजर आते हैं। अब अगला फ्रेम गौर से देखिए, राहुल गांधी वही लाल रंग वाला पोस्टर खड़गे के हाथों से ले लेते हैं और हाथ ऊपर करके हु गेव द ऑर्डर वाला वही पोस्टर कैमरे की ओर दिखाने लगते हैं। इस दौरान नॉन स्टॉप मोदी सरकार विरोधी, अमित शाह विरोधी नारेबाजी होती रहती है। हर कुछ सेकंड्स में नारों का वॉल्यूम अप कर दिया जाता है। जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। अमित शाह सदन में आओ, सदन में आओ, सदन में आओ, सदन में आके जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो। अमित शाह इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। लाठी गोली की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। लाठी गोली की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अमित शाह कायर है, कायर है, कायर है। अमित शाह कायर है, कायर है, कायर है। विपक्ष की नारेबाजी के बीच मल्लिकार्जुन खड़गे अपनी घड़ी की ओर देखते हैं। फिर राहुल गांधी उनसे कुछ कहते दिखते हैं। और इसके बाद प्रेरणा स्थल के गांधी स्टैच्यू से संसद भवन के मकर द्वार तक मोदी सरकार के विरोधियों का बैनर पोस्टर के साथ पैदल मार्च शुरू हो जाता है। मोदी सरकार पर नॉन स्टॉप सीरियल अटैक शुरू हो जाता है। नारे लग रहे हैं, एक तो गृह मंत्री सदन में आए, दूसरा जो ब्रूटल अटैक हुआ स्टूडेंट्स पे उसके बारे में चर्चा करें, चंदा चोरी के बारे में चर्चा करें, उनको जवाब देना चाहिए। अगर डिस्कशन नहीं है तो वो घर में बैठ के बात करेंगे, घर में सो जाएंगे, ये कैसा हो जाता है? ये पार्लियामेंट्री है, इसको वो तो डिसरेस्पेक्ट कर रहे हैं। ये अंदर आना नहीं चाहते। इतने दिन हो गए पार्लियामेंट शुरू होके, अंदर आके बयान देने को इनको क्या हो गया? ये क्या मुक्के है, बहरे हैं, क्या है? कांग्रेस पार्टी और हमारी विचारधारा के इंडिया गठबंधन के लोग हमेशा से गांधीवाद के पुजारी रहे, गांधी के पुजारी रहे। दुर्भाग्य से आज जो इस सत्ता में बैठे लोग
ये गोडसे को मानने वाले गोडसे के पुजारी। तो आज हम गांधी जी के चरणों में इसलिए आए कि यहाँ से प्रेरणा लें और प्रेरणा दें, संदेश दें कि ये देश गांधी के बताए रास्ते से चलेगा, गोडसे के बताए रास्ते से नहीं चलेगा। हम चाह रहे हैं, पूरा विपक्ष चाह रहा है कि अमित शाह आके बयान दे, होम मिनिस्टर आके बयान दे, लेकिन वो नहीं आ रहे सदन के अंदर। तो क्या डिमांड है विपक्षियों की? यही तो है कि जो चंदा चोरी हुई, जो लोगों के जो विश्वास का जो आघात पहुंचाया गया है भारतीय जनता पार्टी द्वारा और उनके संघी संगठनों द्वारा, तो हम तो चाहते हैं डिस्कशन हो। जो मूल मुद्दे हैं, जो देश से जुड़े हुए मुद्दे हैं, उसमें डिस्कशन हो। कौन नहीं चाह रहा है? लेकिन भारतीय जनता पार्टी वाले सभी लोग जो हैं वो चाहते हैं कि जो देश के मुद्दे हैं उनसे ध्यान भटक जाए कहीं ना कहीं। तो इसीलिए वो लोग नहीं चाह रहे कि हाउस चले या उनकी मनमानी की तरह हाउस चले। होम मिनिस्टर साहब देश की संसद के अंदर आए, संसद से गायब रहना बंद करें और आए और स्टेटमेंट दें कि क्यों बच्चों को मारा गया, AK-47 क्यों चलाई गई, सीवान में 3 बच्चों को पिस्टल की गोली से घायल किया, पैलेट गन क्यों चलाई गई। पहली डिमांड हमारी है। दूसरा, पूरा इंडिया ब्लॉक प्रदर्शन कर रहा है कि कश्मीर का स्टेटहुड उसको वापस दिया जाना चाहिए। वो उनका लोकतांत्रिक अधिकार है और आप उस अधिकार से कितने सालों तक उनको वंचित रखेंगे। तीसरा, बहुत महत्वपूर्ण है कि जो श्रद्धा के नाम पर, आस्था के नाम पर चढ़ावा की चोरी हुई है, उस पर भी सरकार की जवाबदेही बनती है और सरकार को जवाब देना पड़ेगा। दूध का दूध क्या है और पानी का पानी क्या है, मुख्यमंत्री जी की भाषा में। प्रदेश और देश के जनमानस के सामने जो भी मुद्दे रहे, हर मुद्दे पर समाजवादी पार्टी का एक अपना स्पष्ट मत रहा है। जहां चढ़ावा चोरी का खुलासा हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने किया, केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे, केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार, विमल बोलो जुबान केसरी। लगातार हम लोग मांग कर रहे हैं कि उसमें जो भी लोग उन पर कठोरतम कार्रवाई हो। वहीं जब नौजवानों के नीट का सवाल था, जंतर मंतर पर लाठीचार्ज का सवाल था, या शिक्षा मंत्री के इस्तीफे का सवाल था, उस पर भी समाजवादी पार्टी की पुख्ता राय रही। ये पूरा का पूरा पॉलिटिकल स्टंट सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया पर लाइक्स और व्यूज बढ़ाने के लिए हो रहा है। संसद भवन के बाहर सरकार विरोधी फोटो खिंचवाई जाती है और आधे घंटे बाद वही फोटो इंस्टाग्राम, एक्स, फेसबुक पर घुमाई जाती है। यूट्यूब पर तरह तरह के कैप्शन लगाकर, कैची हेडलाइन लगाकर फुल ऑन माहौल बनाया जाता है। शक्ति प्रदर्शन के नाम पर आधे घंटे के पैदल मार्च को सोशल मीडिया पर ट्रेंड कराया जाता है। 17 दिन से विपक्ष छात्रों के नाम पर, चढ़ावा चोरी के नाम पर यही ड्रामा कर रहा है। अगर इनमें नैतिक दायित्व है तो ये लोग जाएं सड़क पे, अपने अपने राज्यों में करें आंदोलन, करने का दिए, लेकिन लोकसभा को चलने दें। ये नौटंकी कर रहे हैं, ये भीतर में नौटंकी, बाहर में नौटंकी, प्रदर्शन, ये क्या है? लोकतंत्र यही है। आज चोर चोरी के खिलाफ बोल रहा, आज वही लोग राम के पक्षधर हैं, वही छात्र आंदोलन के। राहुल गांधी कभी गए नहीं और सपा कभी राम मंदिर नहीं गया, राहुल राम मंदिर नहीं गए। राम से घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं। जनता एक एक पाई का हिसाब लेगी। संसद के बाहर का पूरा ड्रामा आधे घंटे तक चलता है, उसके बाद संसद के भीतर शोर मचाया जाता है। आज भी ऐसा ही हुआ। लोकसभा की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्ष बैनर पोस्टर लेकर वेल तक पहुंच जाता है। लोकसभा के भीतर आज एक और दिलचस्प बात हुई। समाजवादी पार्टी के सांसद लाल टोपी नहीं, लाल कैप पहनकर दाखिल हुए। अब लोकसभा का ये फ्रेम बहुत गौर से देखिए। अब तक आपने सदन में सिर्फ बैनर पोस्टर लहराते चेहरों को देखा होगा, लेकिन 17 दिन में पहली बार लोकसभा के भीतर पोस्टर बांटने वाले सांसदों का चेहरा कैमरे में रिकॉर्ड हुआ है। पोस्टर वाले अचानक पीछे से होते हुए आते हैं और दाएं बाएं बैठे सांसदों के हाथों में एक एक पोस्टर पकड़ाते चले जाते हैं। यही स्टंट राज्यसभा में भी होता है। सबूत के तौर पर सुबह 11:02 का फ्रेम देखिए। विपक्ष के सांसद प्रमोद तिवारी, राम गोपाल यादव, डेरेक ओब्रायन, जयराम रमेश, ये सारे अपनी सीट पर बैठे हुए हैं, लेकिन 3 मिनट बाद 11:05 पर सारे के सारे अपनी सीट से खड़े होकर हंगामा शुरू कर देते हैं। सदन की कार्यवाही नहीं चलने देते हैं। लोकसभा हो या राज्यसभा, दोनों जगह यही सीन दिखाई देता है।
केसी वेणुगोपाल जी अभी भी अपना सांसदों को बोल दे और समाजवादियों को तो समझा दे, तो हम लोग विषय को चर्चा करने के लिए जैसे बिजनेस एडवाइजर का भी तय किया गया, हम लोग चर्चा के लिए रेडी है, लेकिन वो दबाव ना डाले। अभी लोगों को मैसेज भी क्लियर हो गया कि पार्लियामेंट को नहीं चलाना ये विपक्ष का टारगेट है। ये लोग पार्लियामेंट चलाना नहीं चाहते हैं। कांग्रेस पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी और ये समाजवादी पार्टी, ये तीनों पार्टी भगवान राम का विरोधी है। तीनों ने हमेशा भगवान राम को विरोध किया है, भगवान राम का अपमान किया है। चाहता हूँ कांग्रेस पार्टी, समाजवादी और कम्युनिस्ट पार्टी देश से माफी मांगे और भगवान राम को जो उन्होंने अपमान किया उसका भी माफी मांगना चाहिए। मोदी विरोधी इकोसिस्टम की ये पॉलिटिकल शूटिंग दिन भर चलती रहती है। तरह तरह के नैरेटिव बनाकर उसे अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर परोसा जाता है और शाम होते होते राहुल गांधी कुछ नए छात्रों को कैमरे पर लेकर आ जाते हैं, उनसे अपने मन मुताबिक स्क्रिप्ट पढ़वाते हैं और जंतर मंतर पर पुलिस का खून बहाने वाले प्रदर्शनकारियों की भीड़ में छुपे उपद्रवियों को क्लीन चिट देकर एक बार फिर से अमित शाह को टारगेट करना शुरू कर देते हैं। वही पुरानी स्क्रिप्ट पढ़नी शुरू कर देते हैं। मेन डिस्कशन वायलेंस पे था, हिंसा पे था, और इनका कहना है कि इन्होंने किसी पर हिंसा नहीं की है। The person who has turned the police force against this young lady who's asking for their protection is Mr. Amit Shah, is the Home Minister of India. He does not have the decency to come to Parliament. He does not have the decency or the courage to comment on what has happened. देहात की कहानी है, अपन बियाह ने सूरदास के बरतुहारी हमारे बिहार में। अपना तो छात्र इनको पूछा नहीं, ज्ञान मत बांटे, अपना देखें, दूसरे के ऊपर ज्ञान मत बांटे। राहुल गांधी जैसा दुर्भाग्यपूर्ण एलओपी भगवान न करे किसी फेज में हो। ये मोदी विरोधी इकोसिस्टम का खतरनाक प्लान सिर्फ देश की संसद तक सीमित नहीं है। अब इस प्लान को हर उस राज्य में इंप्लीमेंट किया जा रहा है जहां 2027 में चुनाव होने वाले हैं। जो पोस्टर 17 दिन से दिल्ली में लहराए जा रहे थे, वैसे ही पोस्टर, वैसा ही नैरेटिव, वही चढ़ावा चोरी, वही दान पेटी अब लखनऊ में समाजवादी पार्टी वाले एक जगह से दूसरी जगह लेकर घूम रहे हैं। लगातार दूसरे दिन यूपी विधानसभा के बाहर अखिलेश के विधायकों ने राम मंदिर चढ़ावा चोरी के नाम पर योगी के खिलाफ हल्ला बोला, शोर मचाया। यह सिर्फ एक फोटो ऑप था, मकसद इन तस्वीरों को सोशल मीडिया पर ट्रेंड कराना था। तभी तो जिसने दान पेटी में चंदा डालने का ड्रामा किया, उसका चेहरा सामने लाने वाले कैमरे पर ही फोकस्ड रहा ताकि एक अच्छी फोटो आ सके। इसके बाद क्या हुआ, यह देखिए। डिंपल यादव के इंस्टाग्राम अकाउंट पर वही दिल्ली वाले सियासी स्टंट की फोटो, समाजवादी पार्टी के इंस्टाग्राम अकाउंट पर वही यूपी विधानसभा के बाहर केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे, केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार, विमल बोलो जुबान केसरी। सपा विधायकों की चढ़ावा चोरी वाली कोरियोग्राफी, यह मोदी शाह और योगी विरोधी इकोसिस्टम का पैन इंडिया प्लान है। यह इकोसिस्टम छात्रों और चढ़ावा चोरी के नाम पर देश के कोने कोने में जंतर मंतर जैसे हालात पैदा करना चाहता है और उससे चुनावी फायदा उठाना चाहता है। हमें खुशी है कि युवाओं ने उन्हें सबक सिखा दिया है और अभी चुनाव में जब वोट पड़ेगा उस समय पता लगेगा कि इनके खिलाफ कितना मतदान होने जा रहा है। समाजवादी पार्टी के नकारात्मक रवैये के कारण युवाओं के मुद्दे पर, अन्नदाता किसानों के मुद्दे पर, महिलाओं के स्वावलंबन के मुद्दे पर
या गरीबों के लिए बनने वाली वेलफेयर की अन्य स्कीमों के मुद्दे पर सदन में समाजवादी पार्टी ने कोई चर्चा नहीं होने दी। इनका ये आचरण असंवैधानिक भी है, युवा विरोधी है, किसान विरोधी है, महिला विरोधी है और गरीब विरोधी भी है। मोदी विरोधियों की देश के कोने कोने में जंतर मंतर खड़ा करने की इस खतरनाक साजिश पर अब एक और बड़ा खुलासा हो गया है और यह खुलासा खुद मेटा ने किया है। आपको नरेंद्र मोदी का यह पोस्ट तो याद होगा। 23 जुलाई को मोदी ने इंस्टाग्राम और फेसबुक पर युवाओं के नाम एक वीडियो पोस्ट किया था जिसमें उन्होंने पेपर लीक के मामलों में सख्त कार्रवाई का भरोसा दिया था। लेकिन कुछ समय बाद मेटा ने यह पोस्ट हटा दी। बाद में कंपनी ने पोस्ट फिर से बहाल कर दी और अब मेटा फाउंडर मार्क जुकरबर्ग ने सरकार से माफी मांगी है। मेटा ने जंतर मंतर के बाद पहली बार स्वीकार किया है कि बहुत सारा पैसा कुछ खास तरह के कंटेंट को बूस्ट यानी प्रमोट करने में खर्च किया गया। मेटा ने माना है कि बहुत सारे अवैध कंटेंट को प्रमोट किया गया। मेटा के इस बयान को जंतर मंतर से जोड़कर देखने पर साफ हो जाता है कि जंतर मंतर और अन्य जगहों पर चल रहे छात्र आंदोलन के समय सोशल मीडिया पर भारी मात्रा में कंटेंट चला। पैसा खर्च करके खास तरह के कंटेंट को बढ़ावा दिया गया जिससे प्रदर्शन के दौरान फेक न्यूज और भड़काऊ पोस्ट को बढ़ावा मिला। मोदी के सियासी दुश्मन इसी कंटेंट वाले फॉर्मूले पर काम कर रहे हैं। राहुल गांधी का, समाजवादी पार्टी का और इंडी की बाकी पार्टियों का संसद के भीतर और बाहर 17 दिन से जो सियासी ड्रामा चल रहा है वो एक सोचे समझे प्लान का हिस्सा है। मोदी विरोधी, शाह विरोधी कंटेंट को बूस्ट करके, प्रमोट करके सारे विरोधी मोदी सरकार को गिराना चाहते हैं। देश में उथल पुथल मचाना चाहते हैं। पूरे देश को जंतर मंतर की तर्ज पर सड़कों पर उतारना चाहते हैं। मगर अब इन सब की पोल खुल गई है। मिडिल ईस्ट में जंग थमी तो रूस यूक्रेन में युद्ध भड़क गया। पुतिन ने रूसी लाइफलाइन वाइल्ड बेरीज पर यूक्रेनी हमले के बाद कीव पर सबसे बड़ा अटैक किया है। पुतिन ने यूक्रेन की राजधानी कीव पर पूरी रात क्लस्टर बमों की बरसात कर दी जिससे 2,30,000 वर्ग मीटर के इलाके में आग फैल गई। ऐसे में बड़ा सवाल है कि क्या पुतिन ने यूक्रेन की तबाही का ऑर्डर दे दिया है? क्या पुतिन अब यूक्रेन को पाषाण युग में पहुंचाने वाले हैं? पुतिन ने यूक्रेन में महाविनाश शुरू कर दिया है। रूस ने कीव पर सबसे बड़ा अटैक किया है। रूस अब कीव पर क्लस्टर बम गिरा रहा है। ड्रोन से चुन चुन कर यूक्रेनी लोगों को निशाना बना रहा है। रूस और यूक्रेन के बीच 1625 दिन से चल रहा युद्ध अब सबसे खतरनाक दौर में पहुंच गया है। युद्ध के सारे नियम, कायदे, कानून खत्म हो गए हैं। अब ना तो वर्दी देखकर हमला किया जा रहा है और ना ही आम आदमी पर कोई रहम किया जा रहा है। बल्कि सड़क पर जो भी दिख रहा है वो सैनिक हो या सब्जी वाला हो या कोई आम आदमी, सब पर बम फोड़ा जा रहा है। रूस के ड्रोन हमले की ये तस्वीरें यूक्रेन के खेरसोन की हैं। सड़क पर एक शख्स सब्जियां बेच रहा है, तभी एक ड्रोन आता है। जब सब्जी बेचने वाला शख्स ड्रोन से बचने के लिए पीछे हटता है तो ड्रोन उसका पीछा करने लगता है। वो शख्स ड्रोन से बचने की कोशिश करता है, इधर उधर भागता है, लेकिन उसके सिर पर ड्रोन मंडराने लगता है। जैसे ही शख्स कार की आड़ में छिपने की कोशिश करता है, ड्रोन टारगेट पर उस पर सीधे अटैक करता है और एक तेज धमाका होता है।
रूसी ड्रोन के हमले में 50 वर्षीय यूरी तो बच गए, लेकिन छर्रे लगने से उन्हें गंभीर चोटें आई हैं और अब वो सदमे में हैं। मेरी पत्नी भागने लगी और ड्रोन कार के ऊपर घूमने लगा। मैंने उसे दिखाया कि देखो इसमें सब्जियां हैं, लेकिन वो मेरी तरफ आने लगा। मैं ये दिखाते हुए भागने की कोशिश कर रहा था कि मेरे पास कुछ नहीं है। पत्नी भाग गई और चिल्लाने लगी, यूरा भागो, लेकिन मैं कहाँ भागता। चारों तरफ खुला मैदान था, कहीं जाने की जगह नहीं थी। क्या बम शेल्टर में जाता? सच कहूँ तो इस बारे में सोचने का भी समय नहीं था। ये सच में बहुत डरावना था। रूस ने यूक्रेन में सिर्फ ड्रोन से ही हमला नहीं किया है, बल्कि 100 से ज्यादा देशों में प्रतिबंधित और दुनिया के सबसे खतरनाक हथियारों में से एक क्लस्टर बम से यूक्रेन की राजधानी में हमला किया है। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि हमले के बाद लगातार कीव में धमाकों की गूंज सुनाई दे रही है। एक के बाद एक धमाकों से पूरा कीव दहल गया है। रूस ने इन क्लस्टर बमों से कीव में मिलिट्री लॉजिस्टिक्स नेटवर्क को निशाना बनाया, जिसके बाद कीव का आसमान आग की लपटों और धुएं से भरा नजर आया। हर तरफ आग और धुएं का गुबार ही नजर आने लगा। क्लस्टर बम के हमले में 1 लाख वर्ग मीटर में फैले MLP चाय का ट्रांसपोर्ट और लॉजिस्टिक्स सेंटर तबाह हो गया। ट्रांस लॉजिस्टिक गोदाम जलकर खाक हो गया है। नोवा पूछताछ सॉर्टिंग टर्मिनल को जबरदस्त नुकसान पहुंचा है। लॉजिस्टिक कंपनी टर्मिनल रोजेट का LMC की गोदाम सुविधाओं में जमकर तबाही मची है। रूस ने रिटेल इंफ्रास्ट्रक्चर और तेल रिफाइनरियों पर हमले के बाद यूक्रेन पर यह करारा हमला किया है। रूस ने ये क्लस्टर बम 24 इस्कंदर और 4 ज़िरकॉन मिसाइलों से दागे और सभी अपने टारगेट पर गिरे। क्लस्टर बम को वाइड एरिया डिस्पर्सल वेपन्स भी कहा जाता है, क्योंकि ये बड़े क्षेत्र में अंधाधुंध तबाही मचाते हैं। और इस तरह की बमबारी की सबसे खतरनाक बात यह है कि जो बम नहीं फटते वो इस इलाके को माइन फील्ड में बदल देते हैं। क्लस्टर बम एक ऐसा हथियार है जिसे हवा में रिलीज करने पर उसमें से कई छोटे छोटे बम निकलते हैं। बम हवा में फटकर अपने अंदर से सैकड़ों छोटे छोटे बम बिखेर देता है। ये छोटे बम एक साथ कई किलोमीटर या कई फुटबॉल मैदानों जितने बड़े इलाके में फैल जाते हैं। इनका कोई एक सटीक निशाना नहीं होता। इस दायरे में आने वाला हर इंसान, चाहे वो सैनिक हो या नागरिक, सब मारे जाते हैं। क्लस्टर बम के सभी छोटे बॉम्बलेट जमीन पर गिरते ही तुरंत नहीं फटते। तकनीकी खराबी के कारण कई बम निष्क्रिय पड़े रहते हैं। ये बम युद्ध खत्म होने के कई महीनों, सालों या दशकों बाद भी अचानक फट सकते हैं। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध अब पाषाण युग वाले युद्ध से आगे की तरफ बढ़ रहा है। हर दिन के साथ जान लेने का रेशियो तेजी से बढ़ रहा है। अब कौन किसको कितना मारेगा, इस पर फोकस किया जा रहा है। रूस ने पिछले 24 घंटे में यूक्रेन की राजधानी कीव पर 24 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी और 4 एंटीशिप मिसाइलें दागी। रूस ने 115 ड्रोन से भी अटैक किया और इनमें से 98 ड्रोन को यूक्रेन के एयर डिफेंस सिस्टम ने नाकाम कर दिया। इस दौरान कीव में 17 लोगों की मौत हो गई। रूस ने सिर्फ यूक्रेन की राजधानी कीव पर ही हमला नहीं किया, बल्कि यूक्रेन के प्रमुख शहर ज़पोरिज़िया में ताबड़तोड़ हमले कर यूक्रेन के गढ़ को तबाह कर दिया। रूस ने होवित्जर तोपों से यूक्रेनी फायरिंग पोजीशन सेल्टर और 20 से ज्यादा लड़ाकों को खत्म कर दिया। इस सैन्य कार्रवाई में यूक्रेन के कई छिपे हुए ठिकाने और संचार मार्ग नष्ट हो गए। ज़पोरिज़िया और आसपास के औद्योगिक और नागरिक क्षेत्रों पर लगातार हमले जारी हैं, जिससे वहां का बुनियादी ढांचा गंभीर रूप से प्रभावित हुआ है। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमीर ज़ेलेंस्की ने बताया कि देश में एयर डिफेंस सिस्टम, पैट्रियट और इंटरसेप्टर मिसाइलों की कमी के चलते मिसाइलों को हवा में रोकना मुश्किल हो रहा है।